महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले पूरा देश उनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, वैसा सम्मान ना तो किसी और व्यक्ति को मिला है और ना आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना है। राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय बल्कि भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के विचारों को और कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिथली इंडिया में। और आज मैं आपको महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रवादी नेता गांधी, जिनका पूरा नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी, का जन्म 2 अक्टूबर यानी आज के दिन 1869 यानी 1869 को पोरबंदर में भारत में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। गांधी के पिता करमचंद गांधी ने पश्चिमी भारत में पोरबंदर और अन्य राज्यों में एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और उनकी मां पुतलीबाई एक गहरी धार्मिक महिला थी। गांधी जी को डॉक्टर बनने की दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता को उम्मीद थी कि वे भी एक सरकारी मंत्री बनेंगे और उन्हें कानूनी पेशे में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 1888 यानी 1888 में 18 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन, इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। जानिएगा, ये 18 वर्ष में लंदन चले गए। इंग्लैंड में युवा भारतीय पश्चिमी संस्कृति के संक्रमण से जूझ रहे थे। 1891 में भारत लौटने पर गांधी को पता चला कि उनकी मां की मृत्यु कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी। उन्होंने एक वकील के रूप में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष किया, और अपने पहले कोर्ट रूम मामले में जब एक गवाह से जिरह करने का समय आया तो एक नर्वस गांधी खाली हो गए। वह अपने मुवक्किल की कानूनी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए बाद तुरंत अदालत कक्ष से भाग गए। गांधी का धर्म और विश्वास। गांधी ने हिंदू धर्म, भगवान विष्णु की पूजा और जैन धर्म का पालन करते हुए एक नैतिक रूप से कठोर प्राचीन भारतीय धर्म का पालन किया, जिसमें अहिंसा, उपवास, ध्यान और शाकाहार शामिल थे। 1888 से 1891 तक गांधी के लंदन प्रवास के दौरान वह मांसाहारी आहार के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो गए। लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की कार्यकारी समिति में भी शामिल हो गए और विश्व धर्मों के बारे में अधिक जानने के लिए विभिन्न पवित्र ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। दक्षिण भारत में रहते हुए गांधी ने विश्व धर्मों का अध्ययन करना जारी रखा, और मेरे भीतर धार्मिक भावना एक जीवित शक्ति बन गई। यह कथन है उन्होंने अपने समय के बारे में लिखा। उन्होंने खुद को पवित्र हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथों में डुबो दिया और सादगी, तपस्या, उपवास और ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। भारत में एक वकील के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष करने के बाद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कानूनी सेवाएं करने के लिए 1 साल का अनुबंध प्राप्त किया। अप्रैल 1893 में वह दक्षिणी अफ्रीकी राज्य नेटाल में डरबन के लिए रवाना हुए। जब गांधी दक्षिणी अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जल्दी ही भारतीय अप्रवासियों द्वारा सफेद अंग्रेजों और बोअर अधिकारियों के हाथों हुए भेदभाव और नस्लीय अलगाव का सामना करना पड़ा। डरबन की अदालत में अपनी पहली उपस्थिति पर गांधी को अपनी पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बजाय अदालत छोड़ दिया। उन्होंने मेटल एडवर्टाइजर ने उन्हें एक अनछुए आगंतुक के रूप में प्रिंट किया। किस प्रकार अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन उनका रोल रहा। 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक ट्रेन यात्रा के दौरान जब एक श्वेत व्यक्ति ने प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे में महात्मा गांधी की उपस्थिति पर आपत्ति जताई, और वो टिकट लेने के लिए आए थे, उस क्षण ट्रेन के पीछे जाने से इनकार करते हुए गांधी को जबरन हटा दिया गया और पीटरमैरिट्सबर्ग के एक स्टेशन पर और ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी के सविनय अवज्ञा के कार्य ने उन्हें रंग रोग की गहरी बीमारी से लड़ने के लिए खुद को समर्पित करने के संकल्प को जगाया। उन्होंने शुरुआत को प्रयास करने, यदि संभव हो तो बीमारी को जड़ से खत्म करने और उस प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करने की कसम खाई थी। उस रात से आगे छोटा बेबस आदमी नागरिक अधिकारों के लिए विशाल शक्ति में विकसित होगा।
गांधी ने भेदभाव से लड़ने के लिए 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। नटाल विधानसभा के समक्ष बिल से वंचित करने वाले भारतीयों को वोट देने से वंचित करने से पहले महात्मा गांधी ने अपनी विदाई पार्टी में अपने साल भर के अनुबंध के अंत में भारत लौटने की तैयारी की। साथ ही अप्रवासियों ने गांधी को कानून के खिलाफ लड़ाई में बने रहने और नेतृत्व करने के लिए राजी किया। हालांकि गांधी कानून के पारित होने को रोक नहीं सके, लेकिन उन्होंने अन्याय व अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया। 1896 के अंत में 1897 की शुरुआत में भारत की संक्षिप्त यात्रा के बाद गांधी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दक्षिणी अफ्रीका लौट आए। गांधी ने एक प्रचलित कानून प्रथा चलाई और बोअर युद्ध के प्रकोप पर उन्होंने ब्रिटिश कारण का समर्थन करते हुए 1100 स्वयंसेवकों की एक अखिल भारतीय एम्बुलेंस वाहिनी खड़ी की, यह तर्क देते हुए कि अगर भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिकता के पूर्ण अधिकार की उम्मीद है तो वे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को भी जरूरत थी। सत्याग्रह की बात करें, 1906 में गांधी ने अपना पहला सामूहिक सविनय अवज्ञा अभियान चलाया, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल सरकार द्वारा भारतीयों के अधिकारों पर नए प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में सत्याग्रह यानी सच्चाई और दृढ़ता को कहा, जिसमें हिंदू विवाह को मान्यता देने से इनकार शामिल था। वर्ष के विरोध के बाद सरकार ने 1913 में गांधी सहित सैकड़ों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। दबाव में दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने गांधी और जनरल जॉन क्रिश्चियन स्मर्ट्स द्वारा समझौता स्वीकार कर लिया, और जिसमें हिंदू विवाह को मान्यता देना और भारतीयों के लिए एक कर टैक्स को समाप्त करना शामिल था। इस प्रकार फिर महात्मा गांधी भारत लौटे। जब गांधी जी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका को स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए तो स्मर्ट्स ने लिखा, संत ने हमारे तटों को छोड़ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा के लिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के फैलने पर गांधी जी ने लंदन में कई महीने बिताए। 1915 में फिर गांधी जी ने अहमदाबाद भारत में एक आश्रम की स्थापना की जो सभी जातियों के लिए खुला था। एक साधारण लंगोटी और शॉल पहनकर गांधी जी प्रार्थना, उपवास और ध्यान के समर्पित के जीवन जीते थे। उन्हें महात्मा के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ था महान आत्मा। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया उन्होंने। 1919 में अंग्रेजों के कड़े नियंत्रण में भारत के साथ गांधी जी ने एक राजनीतिक पुनर्जागरण किया, जब एक अधिनियम रोलेट एक्ट अधिनियम जिसे एक्ट या इसे अधिनियम ने ब्रिटिश अधिकारियों को बिना किसी मुकदमे के छेड़खानी के संदेह में लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। उसके जवाब में गांधी जी ने शांतिपूर्ण विरोध और हड़ताल के सत्याग्रह अभियान का आह्वान किया। इसके बजाय हिंसा भड़क उठी, जिसका समापन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार में हुआ था। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिक ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों की भीड़ में मिशिगनों को निकाल दिया और लगभग 400 लोगों को मार डाला गया। अब ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखने में समक्ष नहीं, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी सैन्य सेवा के लिए अर्जित किए गए पदक लौटाए और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन में भारतीयों के अनिवार्य सैन्य मसौदे पर विरोध किया। गांधी भारतीय गृह शासन आंदोलन के एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। सामूहिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए उन्होंने सरकारी अधिकारियों से क्राउन के लिए काम करना बंद करने और छात्रों को सरकारी स्कूल में भाग लेने से रोकने और सैनिकों को अपने पद और नागरिकों को कर देने और ब्रिटिश सामान को खरीदने से रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश निर्मित कपड़े खरीदने के बजाय उन्होंने अपने कपड़े को उत्पादन करने के लिए एक पोर्टेबल चरखा का उपयोग करना शुरू किया। चरखा जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया और गृह शासन प्राप्त करने के लिए अहिंसा और असहयोग की नीति की वकालत की। गांधी जी का नमक मार्च क्या था? गांधी जी ने 1930 में सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए ब्रिटेन के नमक अधिनियमों का विरोध किया, जिसने न केवल भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक दिया था, एक आहार प्रदान लेकिन एक भारी कर लगाया, जिसने देश के सबसे गरीब व्यक्ति को मारा। गांधी ने एक नया सत्याग्रह अभियान द नमक मार्च की योजना बनाई, जिसने अरब सागर में 390 किलोमीटर से दूरी पर मार्च किया, जहां वह सरकार के एकाधिकार के प्रतीकात्मक बचाव से नमक इकट्ठा करेंगे। मेरी महत्वाकांक्षा अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश लोगों को बदलने से कम नहीं है और इस तरह भारत के लिए किए गए गलत कामों को देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन को मार्च से पहले लिखा, एक
होम स्पून सफेद शॉल और सैंडल पहने हुए एक छड़ी लेकर चलते हुए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक दर्जन अनुयायियों के साथ साबरमती में अपने धार्मिक रिट्रीट में प्रस्थान किया। जब वह 24 दिन बाद तटीय शहर दांडी पहुंचे तब तक मार्च करने वालों की संख्या बढ़ गई और गांधी ने वाष्पित समुद्री जल में नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। साल्ट मार्च ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर एक नागरिक अवज्ञा हुई। गांधी सहित नमक अधिनियमों को तोड़ने के लिए लगभग 60,000 भारतीयों को मई 1930 में जेल में दिया गया था। फिर भी नमक अधिनियमों के विरोध में गांधी जी को दुनिया भर में एक पारंगत व्यक्ति के रूप में ऊंचा कर दिया। 1930 के टाइम्स मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। गांधी जी को 1931 में जेल से रिहा किया गया और 2 महीने बाद उन्हें रियासतों के बदले नमक सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिससे हजारों राजनीतिक कैदियों की रिहाई शामिल थी। हालांकि समझौते ने बड़े पैमाने पर नमक अभियानों का बरकरार रखा, लेकिन इसने उन लोगों को दिया जो समुद्र में नमक की फसल काटने के लिए अधिकार पर रहते थे। यह उम्मीद करते हुए समझौता गृह शासन के लिए एक कदम होगा। गांधी जी ने अगस्त 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भारतीय संवैधानिक सुधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन हालांकि बेकार साबित हुआ और ग्रेट ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार महात्मा गांधी ने दिलाई। जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुद को 1942 में देखा, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया, जिसमें देश की तत्काल ब्रिटिश वापसी का आह्वान किया गया था। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों ने उनकी पत्नी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वर्तमान पुणे में आगा खान पैलेस में बंद कर दिया। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन में अध्यक्षता करने के लिए राजा का पहला मंत्री नहीं बना हूं, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दरार के समर्थन में संसद को बताया। अपने स्वास्थ्य के विफल होने के साथ गांधी को 1944 में 19 महीने की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। 1945 के ब्रिटिश आम चुनाव में लेबर पार्टी ने चर्चिल की परंपरावादियों को पराजित करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत शुरू की। गांधी ने वार्ता में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन वे एकीकृत भारत के लिए अपनी उम्मीद पर कायम नहीं रह सके। उनके बजाय अंतिम योजना में उपमहाद्वीप के विभाजन के लिए 2 स्वतंत्र राज्यों में मुख्य रूप से हिंदू भारत और मुख्य रूप से मुस्लिम पाकिस्तान शामिल थे। इस प्रकार बात करें गांधी जी ने हमें विरासत में क्या दिया। गांधी जी की हत्या के बाद अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सादा जीवन जीने में उनकी आस्था, खुद के कपड़े बनाना, शाकाहारी भोजन करना, आत्मशुद्धि के लिए उपवास का उपयोग करना, विरोध के साधन के रूप में उत्पीड़ित और हाशिए पर आशा की किरण रहे दुनिया भर में लोग। सत्याग्रह आज दुनिया भर में स्वतंत्रता संग्राम में सबसे शक्तिशाली दर्शनों में से एक है। गांधी जी के कार्यों को दुनिया भर में भविष्य मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में नागरिक अधिकारी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला शामिल थे। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ अलविदा कहते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन।